हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। तो डियर, आज का जो क्लास है ये क्लास 7 का चैप्टर 1 है, पर्यावरण। और आज का क्लास जो है ये हम लोगों का डिस्कशन का क्लास है। और इसका एमसीक्यू क्लास कंप्लीट हो चुका है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो हम बहुत जल्द जो है जो भी चैप्टर का आपका डिस्कशन रहेगा उसी की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एमसीक्यू को डाल देंगे, और एमसीक्यू का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैप्टर का डिस्कशन रहेगा। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं डियर आज का क्लास। तो देखिए, पर्यावरण, सबसे पहले देखते हैं पर्यावरण क्या होता है। तो जैसे कि हमें सांस लेने के लिए जो हवा मिलती है, पीने के लिए जो पानी मिलता है, खाने के लिए जो भोजन रहता है, भूमि जो होती है, ये सब कहाँ से मिल रहा है? ये हमें पर्यावरण से मिल रहा है। अच्छा, लेकिन ये मानव जो है कैसे पर्यावरण को को परिवर्तन ला रहा है। जैसे कार का धुआं जो होता है, जो कि वायु को प्रदूषित कर रहा है। इसके अलावा हम लोग कैसे, मानव का कार हो गया, मिल हो गया, कारखाना हो गया, बर्तन का निर्माण, ये सब जो है आपका कहीं क्या है, आपका इस प्रकार से जो है मानव प्रकृति को क्या करता है, पर्यावरण में परिवर्तन लाता है। यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग देखा जाए तो हमारे आमने सामने जो भी चीज़ें हमें देखने को मिलती है वो तो पर्यावरण का अंग हो गया। जैसे कि स्कूल, भवन, मेज, कक्षा में रखी कुर्सी, यहाँ तक का खुला मैदान, सड़क, कूड़ा, ये सब चीज़ें जो होती है ये पर्यावरण का अंग होता है। तो अगर हम देखा जाए यहाँ पे पर्यावरण के बारे में, तो यहाँ हम देख सकते हैं कि कुछ चीज़ें जो होती है प्रकृति निर्मित होती है, कुछ चीज़ें जो होती है मानव निर्मित करती है। तो प्रकृति का प्रकृति निर्मित मतलब क्या हुआ, जो कि प्रकृति के दिया हुआ है। जैसे कि पर्वत, नदियाँ, पेड़, प्राणी, ये मनुष्य नहीं बनाता है, ये प्रकृति के दिया हुआ है, तो इसको प्राकृतिक निर्मित कहते हैं। इसी तरह मानव निर्मित में जैसे सड़क, कार, किताबें देखें तो ये मानव निर्मित हो गया। तो ये भी क्या है, ये पर्यावरण का हिस्सा है। तो पर्यावरण का अगर हम लोग घटक देखें तो पर्यावरण के घटक से क्वेश्चन आता है कि इसके कितने घटक होते हैं। जैसे कि मानव निर्मित है, प्राकृतिक है, फिर मानव। ठीक है, तो प्राकृतिक में क्या क्या आता है, जल मंडल आता है, वायुमंडल, स्थल मंडल और सजीव यानी जीव मंडल। देखिए, जो पानी वाला जो भाग रहता है ये जल मंडल होता है, जो वायु वाला भाग रहता है वायुमंडल होता है, जो स्थल वाला भाग रहता है स्थल मंडल होता है। और ये तीनों जहाँ पे मिलता है वहीं पे जो रहता है जीव मंडल होता है, जहाँ पे लाइफ पॉसिबल रहता है। इसके अलावा मानव का देखें हम लोग, तो मानव क्या है, जैसे कि एक व्यक्ति है, फिर उस परिवार बनाता है, फिर एक समुदाय बनता है, फिर एक समुदाय बनता है। उसके बाद देखिए, फिर समुदाय बनने के बाद फिर लोग धर्म, अलग अलग धर्म के हो जाते हैं, कुछ हिंदू हो जाते हैं, कुछ मुस्लिम हो जाते हैं। फिर उसके बाद लोगों को लगता है कि नहीं, अब हमें शिक्षा लेनी चाहिए, फिर शैक्षिक शिक्षा अध्ययन करते हैं, फिर आर्थिक स्थिति का मैं आता है, फिर यहाँ पे राजनीतिक स्थिति आती है। ठीक है, तो ये जो है ये भी है आपका पर्यावरण में, ये मानव द्वारा निर्मित है, ये मानव निर्मित है। इसी तरह मानव निर्मित में आपका जैसे क्या, ये सब चीज़ें जो है मानव द्वारा ही बनाया गया है। ठीक है, तो मानव में क्या क्या घटक आ सकता है देख सकते हैं। इसके अलावा मानव निर्मित में जैसे कि पुल, सड़क, उद्योग, ये सब चीज़ें हैं, ये मानव के द्वारा बनाया गया है, तो ये आपका मानव निर्मित हो गया। देखिए, हमारे वातावरण में परिवर्तन, इसलिए हम वातावरण में परिवर्तन करते हैं और कभी कभी उसे नष्ट भी कर देते हैं। अब सजीव और असजीव समझ में आ गया ना, जिसमें जान होती है उसको सजीव कहते हैं, जिसमें जान नहीं होती उसको असजीव कहते हैं। जैसे कि कोई भी कोई भी चीज़ें की, हम अगर हम लोग वहाँ पे सड़क ले लिए, पुल ले लिए, तो ये क्या हो गया, असजीव हो गया। इसी तरह जैसे पेड़ पौधे ले लिए, ये क्या हो गया आपका, जीव जंतु, ये सजीव में आ जाता है। ठीक है, तो आपको सजीव निर्मित कौन है, असजीव निर्मित कौन सी है, तो ये सब असजीव कौन सा है, तो ये सब कभी कभी क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली दो तरह की परिस्थितियाँ सम्मिलित होती है, एक सजीव होती है और एक असजीव होती है। ठीक है, तो हम लोग पर्यावरण को कैसे कहते हैं कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं या प्राकृतिक को हम लोग क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, जैसे कि पर्यावरण, यहाँ से ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए कि पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट होता है, इसकी उत्पत्ति जो है फ्रेंच शब्द एनवायरोनर या एनवायरोनर से हुई है। ये फ्रेंच शब्द है, पूछा जाता है कैसा शब्द है, तो फ्रेंच शब्द है। अब देखिए प्राकृतिक पर्यावरण, हम आपको बता चुके हैं प्राकृतिक पर्यावरण में क्या क्या है। जैसे कि स्थल मंडल, तो पृथ्वी का जो ठोस प्रॉपर्टी होती है, जो ऊपरी परत होती है, उसी को हम लोग स्थल मंडल कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे चट्टान, खनिज पाया जाता है, मिट्टी की पतली परत होती है, मैदान होता है, घाटी होता है। ठीक है, और ये सब चीज़ें जो है स्थलाकृति, महाद्वीप एवं महासागर की तरफ की सतह पर ही पाई जाती है, इसको हम लोग स्थल मंडल कहते हैं।
ठीक है। और स्थल मंडली वो क्षेत्र है जहाँ पे हम देखते हैं कि मानव बस्ती है के लिए भूमि, पशु के लिए चरने के लिए घास स्थल और वन, ये सभी चीज़ें जो है खनिज संपदा, ये सब चीज़ें जो है ये जीव मंडल का ही स्रोत है। इसके अलावा जल मंडल देखें तो जल मंडल में जैसे समुद्र हो गया, महासागर हो गया, झील हो गया, ये सब जो है ये आपका जल मंडल हो गया। इसके अलावा पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं, जो कि पृथ्वी के का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल से थामे रखता है। वायुमंडल को क्या करता है, थाम के रखता है। और सूर्य के सुलझाने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणें से भी हमारी रक्षा करता है। हानिकारक किरणें क्या हो गया, जैसे कि इंफ्रारेड हो गया, ठीक है, जो सूरज से इंफ्रारेड आता है उससे भी जो है ये हमें बचाता है। यहाँ पे देखिए स्कूल जाते समय आसमान को देखिए, ध्यान दे कि दिन कैसा है, वर्षा हो रही है, आसमान में बादल है, तेज धूप है या कोहरा इत्यादि। ठीक है। यहाँ पे देखिए परितंत्र क्या होती है, तो वो तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वो निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबंध है। जैसे कि आप समझ गए होंगे कि क्या हुआ कि ये परितंत्र किसको कहते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में इकोसिस्टम कहेंगे, मतलब जिसमें कि जो कोई भी प्राणी है। सिंपल वर्ड में अगर हम लोग देखें परितंत्र को, तो हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग के पर्यावरण में जितने भी आप जीवित या निर्जीव, सजीव या निर्जीव जितने भी चीज़ें हैं, एक दूसरे के साथ जो इंटरेक्शन होता है एक दूसरे के साथ, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आपका परितंत्र कहते हैं। ठीक है। बहुत ही सिंपल वर्ड में हम इस तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं। जैवमंडल क्या हो गया, तो जैवमंडल में ये तीनों चीज़ें, जहाँ पे स्थल मंडल हो गया, फिर ये वायुमंडल हो गया, ये जल मंडल हो गया, ये तीनों पार्ट जहाँ पे मिल रहा है, तो इसी पार्ट को हम लोग क्या कहेंगे, जीव मंडल कहेंगे। और यहीं पे जो है हमारा लाइफ जो रहता है पॉसिबल होता है, इसलिए इसको हम लोग सजीव कहते हैं। ठीक है। परितंत्र समझ में आ गया। अब परितंत्र से क्या होता है ना, कि जैसे कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं कितनी मूसलाधार वर्षा हो रही है, और इससे मुझे अपना केरल याद आ गया। तुम सबको अपना देखना चाहिए कि हरे भरे खेतों और नारियल के बगानों में लगातार बारिश होती रहती है। यहाँ से याद रखिएगा, लगातार बारिश कहाँ हो रही है, केरल में हो रही है। नारियल के बगान कहाँ है, केरल में हो रही है। ठीक है। इसके अलावा आप देख सकते हैं, तभी जैसलमेर के रहने वाली हीरा ने कहा जैसलमेर में कि यहाँ वर्षा होती ही नहीं है। कहाँ नहीं होती है, जैसलमेर में नहीं होती है, किंतु यहाँ कीकर एवं रेत की नज़र आती है। लेकिन यहाँ क्या पाया जाता है, ऊँट पाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए किस तरीके से सजीव और निर्जीव आपस में इंटरेक्ट हो रहा है, और इसी को हम लोग परितंत्र कहते हैं। ठीक है ना। तो ये था आपका नेक्स्ट पॉइंट ये है आपका कि हीरा ने कहा ऊँट तो मिलेंगे, जब तुम्हें हमारे रेगिस्तान आओगे तो तुम्हें सांप, छिपकली एवं अनेक कीट भी दिखेंगे। रेगिस्तान में क्या देखने को मिल रहा है, सांप और छिपकली। देखिए 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है। ठीक है। और यहाँ पे देखिए कि सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु और मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं, प्राय वो एक दूसरे पर भी आश्रित है। जीवधारी का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही क्या कहलाता है, परितंत्र कहलाता है। समझ में आ गया कि क्या कह रहा है, कि जितने भी जीव जंतु है एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित है, वो एक दूसरे पर भी आश्रित है। और जीवधारी का आपसी एवं आसपास के पर्यावरण के बीच का जो संबंध है, उसी को हम लोग परितंत्र कहते हैं। ठीक है। अब अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर या छोटे से ताल भी क्या है, एक परितंत्र हो सकता है। अब मानव पर्यावरण क्या है, मानव पर्यावरण में आपको वस्तु विनिमय पद्धति को देखना पड़ता है। याद रखिएगा ये क्या चीज़ें होती है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, मानव ने पर्यावरण का उपयोग और उसमें परिवर्तन करने के कई तरीके सीख लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं, उसने फसल उगाना सीखा, पशु पालना सीखा, अस्थायी जीवन जीना सीखा, पहिए का आविष्कार हुआ, आवश्यकता से अधिक जो है अन्न उपजाया गया, और वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ, मतलब व्यापार आरंभ हुआ एवं वाणिज्य का विकास हुआ। औद्योगिक क्रांति से बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ हो गया और परिवहन तेज गति से प्रारंभ हुआ। सूचना क्रांति से पूरे विश्व में संचार सहज और द्रुत हो गया। तो इस तरीके से जो नई नई चीज़ें जो आपका आवश्यकता अनुसार जो नई चीज़ें के आविष्कार किया जा रहा है, इसी को हम लोग वस्तु विनिमय पद्धति कहेंगे, और इसी का फिर विकास हुआ। तो ये था इसमें। यहाँ पे देख लीजिए क्या है कि बुजुर्ग व्यक्ति से बात करें, उन्हें जानकारी है कि वो अपने जब वो आपकी उम्र के थे तब उनके आसपास कैसे पेड़ थे, उस समय के घर के अंदर खेले जाने वाले खेल।
यहाँ पे देखिए क्या है कि क्या आप जानते हैं कि गर्मी में रसीला तरबूज और सर्दी में भुनी हुई मूंगफली खाना क्यों पसंद करते हैं? प्राकृतिक एवं मानव पर्यावरण के बीच सभी संतुलन होना आवश्यक है। मानव को पर्यावरण के साथ समरसता से रहने एवं उसका उपयोग सीखना चाहिए। जैसे ऐसा नहीं कि गर्मी में आप ठंडी चीज़ें खाएं, और ठंडी चीज़ें में जो है आप सही बोल रहे हैं कि गर्मी के सीज़न में हमें ठंडी चीज़ें खानी चाहिए। जैसे कि अभी गर्मी आ रहा है, उसमें आप देखते होंगे कि तरबूज कितना मिलता है, खीरा कितना मिलता है, तो ये कहीं ना कहीं जो है हमें राहत देती है। तो इसलिए हमें जो है अपना पर्यावरण के साथ एक तरह का संतुलन बना के चलना है। ये नहीं कि बहुत गर्मी है तो हम और मतलब गर्म गर्म चीज़ खाना पसंद करते हैं। ऐसी जब ठंडी होती है तो ठंड में हम लोग फिर कोल्ड ड्रिंक पीना पसंद करेंगे, आइसक्रीम पीना पसंद करेंगे। ठंड के समय आप आइसक्रीम बहुत कम देखते होंगे बेचने वाले को, और गर्मी के सीज़न में देखते होंगे हर जगह आइसक्रीम लेके बेचता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो है पर्यावरण के बीच जो है एक तरह का संतुलन बना के रखना आवश्यक होती है, इसलिए ठीक है। तो यहाँ पे देखिए रवि की कक्षा में मिजोरम की एक लड़की है नूरी, वो अक्सर अपने स्थान की हरियाली की बात करती है। खेल का मैदान नष्ट होने के कारण रवि की उदासी देखकर नूरी ने उसे आने वाली छुट्टियों में अपने घर मिजोरम आने को कहा। रवि के शिक्षक ने सभी बच्चों से कहा कि छुट्टियों में वो जिन स्थान पर जाएंगे वहाँ के भूदृश्य घरों और लोगों के क्रियाकलापों का चित्र बनाकर लाएंगे, ठीक है। जैसे कि अभी इतनी आगे मतलब कि डेवलप हो रहा है, जैसे कि बहुत सारे मैदान को, पेड़ पौधे को नष्ट कर दिया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे मिज़ोरम काफ़ी हरियाली जगह है, जिसे देखकर जो है आपका ये रवि जो है जिसके मैदान नष्ट होते जा रहे हैं, हरियाली ख़त्म हो जा रही है, तो वो काफ़ी जो है चिंतित यहाँ पे, ठीक है। तो ये था हमारा क्लास 7 का चैप्टर 1। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो इस चैप्टर में कुछ खास नहीं था, ठीक है। बस वही जल मंडल, स्थल मंडल, जो कि आपको उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर को लेकर। थैंक यू।